भाई वो मर जाएगी, उसके पेट में मेरा बच्चा है, अब वो मेरी बीवी है। हाशिम की बात पर रोहान ने नफरत से मरती हुई अपनी बीवी को देखने लगा। अपने देवर के साथ निकाह पर निकाह करने से पहले मर क्यों नहीं गई? मेरी बीवी हो तुम और ये बच्चा अभी पैदा करवाता हूँ तुमसे। आखिरी महीना चल रहा है ना तुम्हारा। रोहान उसके पेट पर दबाव डालने लगा। हाशिम दरवाज़ा तोड़ने लगा, मगर रोहान उसे अपनी दरिंदगी का निशाना बना रहा था। जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खुला, खून में लथपथ बच्चा। हाथ छोड़ो मेरा, दिमाग खराब हो चुका है तुम्हारा। मैं नहीं मोहब्बत करती तुमसे, मैं तुम्हारे भाई से मोहब्बत करती हूँ। मैंने रोहान के अलावा कभी किसी और के बारे में नहीं सोचा। हाशिम प्लीज़। वो अपना हाथ हाशिम से छुड़ाने की कोशिश करने लगी, जब हाशिम ने एक झटके से उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। मारविश, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, प्लीज़ ऐसा मत करो। कम अज़ कम इतना तो सोच लो, जितनी मोहब्बत मैंने तुमसे की है उतनी तुमसे कोई भी नहीं करेगा। मारविश उससे दूर होने लगी। मुझे छोड़ो, वरना मैं चचा जान को बता दूंगी तुम्हारी इन हरकतों के बारे में। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, जिसको मर्जी बताना है बता लो, लेकिन मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। ये कहते हुए उसके कांधों से पकड़कर पीछे दीवार के साथ लगा गया। वो आंखें फाड़े हाशिम की तरफ देखने लगी। वो बिल्कुल हाशिम के सीने से लगी हुई थी। हाशिम की सांसों की तपिश अपने चेहरे पे महसूस कर सकती थी। उसने कभी किसी गैर मर्द को अपने इतना करीब नहीं आने दिया। हाशिम उसके चचा का बेटा था, उसके इस कदर करीब खड़ा हुआ था। ये बात उसके तन बदन में आग लगा गई। एक झटके से खुद से दूर धक्का देते हुए उसके मुंह पर जोरदार तमाचा रसीद किया। खबरदार, जो तुमने मेरे पास आने की कोशिश की, घटिया जलील इंसान। ये कहते हुए वो कमरे से बाहर निकली। वो सीढ़ियों से गुस्से में उतरती जा रही थी, जब सामने से आते हुए रूहान से बेसाख्ता ही इसकी टक्कर हो गई। रूहान ने फौरन ही उसे अपनी बाहों में थाम लिया और आज कितने अरसे के बाद वो अपनी छोटी सी कजिन को देख रहा था, जो इतनी बड़ी हो चुकी थी। उस वक्त वो शायद अभी अभी वापस आया था, बैग लाउंज में पड़ा हुआ था और जल्दबाजी में अपने रूम की तरफ जा रहा था। फौजियों वाले यूनिफॉर्म में मलबूस था और वो आंखें फाड़े उस शख्स की तरफ देख रही थी। कल रात तक वो कितनी शिद्दत से रूहान को याद कर रही थी, दुआएं मांग रही थी कि एक दफ़ा वो उसके सामने आ जाए। इतनी जल्दी उसकी दुआएं कबूल हो गई। वो बिना पलके झपकाए उसकी तरफ देख रही थी। क्या हो गया मैडम, कहाँ खो गई हो? मारविश के सामने चुटकी बजाता हुआ बोला। मारविश फौरन ही होश की दुनिया में वापस आते हुए रूहान की तरफ देखने लगी। आप रूहान? वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई। रूहान को देखते ही उसका दिल इतनी शिद्दत से धड़कने लगा और रूहान का दिल भी उसी अंदाज में धड़का था। छत पे टहलते हुए मारविश रूहान के बारे में सोच रही थी, जब उसे अपने नाम की पुकार सुनाई दी। उसने दूसरी छत की तरफ देखा तो सामने रूहान खड़ा हुआ था, वही खूबसूरत सी बॉडी वाला रूहान, जिसे बचपन में वो बहुत खौफ खाती थी। अब नहीं जानती थी कब कैसे उसे रूहान से मोहब्बत हो गई, जबकि उसे मालूम था कि हाशिम उससे किस कदर मोहब्बत करता है, कितना टूट के चाहता है। रूहान एकदम से छलांग लगाता हुआ उनकी छत की तरफ आ गया। क्या कर रहे हैं? नीचे से बाबा जान आ जाएंगे, वो डरते हुए बोली। तुम्हारे बाबा जान आ गए तो क्या करेंगे? उन्हें भी बता दूंगा कि आपकी बेटी पसंद आ गई है, शादी करना चाहता हूँ। मारविश के बालों को कानों के पीछे करते हुए बोला और मारविश तो आंखें फाड़े उस संजीदा मिजाज शख्स की तरफ देखने लगी। उससे वो ऐसी उम्मीद नहीं कर सकती थी। इतने रोमानवी अंदाज में वो उसके करीब आएगा। मारविश, तुम्हें पता है, आज इतने अरसे बाद तुम्हें देखा है और तुम्हें देखते ही ये पता है मेरा दिल बहुत बहुत शिद्दत से धड़का है। इतनी जल्दी तुम मुझे पसंद आ जाओगी, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। मारविश की गाल को सहलाने लगा। उसके लम्स को महसूस करते हुए मारविश का दिल बड़ी शिद्दत से धड़कने लगा।
یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے بولے۔ محبت کر رہا ہوں، تمہیں پیار دے رہا ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ شادی کرو گی کیا مجھ سے؟ کل میں بابا کو بھیجوں؟ جتنی چھٹی آیا ہوں جی چاہ رہا ہے جلد از جلد تمہیں اپنے قریب کر لوں۔ وہ بھی ایک جوان مرد تھا جس کے دل میں جذبات ٹھاٹے مار رہے تھے، اور ایسے میں ایک حسین خوبصورت لڑکی کے دل میں اپنے لیے محبت اور اپنے دل میں اس کے لیے محبت دیکھ کر اس کے جذبات کسی طور پر کنٹرول نہیں ہو رہے تھے۔ جی چاہ رہا تھا اسے اپنی باہوں کے حصار میں قید کر لے۔ وہ جانے لگی، مجھے نیچے چلنا چاہیے، کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ روحان نے ہاتھ میں ڈالی ہوئی گھڑی کی طرف دیکھا۔ ابھی تو رات کے 9 بجے ہیں، آپ کو پتا ہے نا میرے بابا جان کے بارے میں، اس کے لیے رات کے 9 بجے ہوں یا شام کے 7 بج رہے ہوں، ایک ہی ٹائم ہوتا ہے۔ مجھے چلنا چاہیے، یہ کہتے ہوئے وہ جانے لگی۔ روحان نے ایک دم سے کھینچا، وہ دوبارہ سے آ کے روحان کے سینے سے لگ گئی اور اس کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہونے لگی۔ روحان کی دھڑکنوں میں اس کا دل دھڑکنے لگا۔ روحان وہ جلدی سے اس سے دور ہونے لگی۔ اب کی بار روحان سے صحیح معنوں میں وہ خوف محسوس ہوا۔ روحان اس کے اوپر جھک گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی گستاخی کرتا، فوراً اپنا بازو چھڑاتے ہوئے نیچے آ گئی۔ کمرے کا دروازہ کھولا، دروازے کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے اپنی دھڑکنوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ لبوں پہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپا لیا۔ مجھے بالکل بھی نہیں پتا تھا روحان آپ بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے تو گویا پاؤں ہی زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ پورے کمرے میں سگریٹ کا دھواں پھیلا ہوا تھا۔ ہاشم سگریٹ پہ سگریٹ پیے جا رہا تھا۔ بار بار آنکھوں کے سامنے ماروش کا چہرہ گھومنے لگ جاتا۔ ماروش، یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ تم کسی اور کی زندگی میں شامل ہو جاؤ گے۔ ماروش، میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اس کے دماغ میں نہ جانے کیا کچھ گھوم رہا تھا۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا، پورے کمرے میں سگریٹ کا دھواں پھیلا ہوا تھا۔ روحان کمرے میں داخل ہوا۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ تم نے سگریٹ کب سے پینا شروع کر دی؟ ہاشم روحان اس کے پاس چلتا ہوا آیا۔ اس نے فوراً ہی سگریٹ کو ایش ٹرے میں پھینکا اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، نہیں، بس وہ کبھی کبھی پریشان ہوتا ہوں یا ٹینشن میں ہوتا ہوں تو پی لیتا ہوں، ویسے میں نے کبھی نہیں پی۔ وہ زبردستی اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجاتا ہوا بولا، کیوں، اب تمہیں ایسے کون سی ٹینشن تھی؟ وہ مسکراتے ہوئے شرارت بھرے انداز میں بولا، کوئی پسند آ گئی ہے کیا جس کے غم میں پیے جا رہے ہو؟ بس تھوڑی اسٹڈی کی ٹینشن بنی ہوئی تھی اس لیے پی رہا تھا۔ اچھا، اپنی اسٹڈی پہ فوکس کرو۔ اور تجھے پتا ہے میں نے تمہاری بھابھی ڈھونڈ لی ہے۔ تجھے بڑا شوق ہو رہا تھا نا کہ میں جلدی جلدی شادی کروں۔ عمر بڑھتی جا رہی ہے، 30 سال کا ہو گیا ہوں۔ دیکھ یار، میں نے اپنے کیریئر پر بھی اتنا زیادہ فوکس کیا اور فائنلی اب تیری بھابھی ڈھونڈ لی ہے۔ اب خوش ہو جا، میں شادی کروں گا۔ اس کی بات سن کر ہاشم نے زبردستی اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائی۔ روحان کو کیا معلوم تھا جس لڑکی سے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے، جسے وہ ٹوٹ کے چاہتا ہے، اسی سے ہاشم بھی محبت کرتا ہے۔ ہاں بھائی، وہ تو میں چھت پہ دیکھ چکا ہوں آپ کی محبت کا سین، وہ زبردستی چہرے پر مسکراہٹ سجاتا ہوا بولا۔ توبہ، تو کس قدر بگڑ گیا ہے نکمے۔ چل ٹھیک ہے، کافی رات ہو گئی ہے، میں سونے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ کہتا ہوا وہ اٹھ کر چلا گیا۔ ہاشم نے اپنی آنکھوں میں سے بہنے والے آنسوؤں کو بے دردی سے صاف کیا۔ بہت بری قسمت پائی ہے۔ وہ اپنی قسمت سے شکوہ کرنے لگا۔ بچپن سے لے کے اب تک ماروش کی اور اس کی اچھی خاصی دوستی تھی۔ وہ دونوں ساتھ اسٹڈی کرتے تھے، ہر جگہ اکٹھے جاتے تھے، مگر کب کیسے اسے روحان سے محبت ہو گئی، اس بات کا اسے اندازہ ہی نہیں ہوا اور وہ بس خالی ہاتھ رہ گیا۔ بھائی جان، میرے لیے اس سے خوشی کی بات کیا ہوگی کہ ماروش کا رشتہ آپ اپنے بیٹے روحان کے لیے لینا چاہتے ہیں۔ اچھا خاصا ہمارا کیپٹن ہے، بہادر ہے اور مجھے امید ہے میری بیٹی سے بہت محبت کرے گا، میری بیٹی کا بہت زیادہ خیال رکھے گا، اسفند صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ ماروش بھی پاس بیٹھی مسلسل شرمائے جا رہی تھی۔
निगाहें झुकाए बैठी थी। सब लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। वो वहां से उठकर चली गई। उसे कमरे में जाता हुआ देखकर अब रूहान बार बार उसके कमरे की तरफ देख रहा था। मौके की ताक में था कब उसे मौका मिलता और जल्दी जल्दी उसके पीछे कमरे में चला जाता। काफी देर तक इंतजार करने के बाद सब लोगों को बातों में मसरूफ देखकर चुपके से उनके दरमियान से उठता हुआ कमरे की तरफ चला गया। जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो मारविश अपनी किसी दोस्त से बात कर रही थी। एक झटके से उसे खींचकर अपने करीब किया। किसे बताया जा रहा है मारविश मैडम, वो उसके कान में सरगोशाना अंदाज में बोला। उसकी गर्म सांसों की तपिश महसूस करके मारविश का दिल बड़ी शिद्दत से धड़कने लगा। फौरन ही उसे खुद से दूर किया। यह आप क्या कर रहे हैं? अभी सिर्फ हमारे रिश्ते की बात हुई है, ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। उसके सीने पे हाथ रखते हुए खुद से दूर करने लगे। और तुम्हें पता है, नीचे निकाह की बात भी हो गई है। बहुत जल्द हमारा निकाह होने वाला है। वो मुस्कुराते हुए बोला। क्या मतलब? कब? इस जुमे को, क्योंकि मेरी छुट्टी बहुत कम है और इसके दौरान मैंने तो तुमसे शादी भी करनी है। क्या है ना, अब जज्बात भड़क गए हैं नौजवान के, और नौजवान से सब्र नहीं होता। उसकी ऐसी बेबाक बातें सुन के वो शर्म से निगाहें झुका गई। कैसी बेशर्मों वाली बातें कर रहे हैं, ये कहकर वो मुस्कुराने लगी। अभी तो मुझे बहुत बातें आती हैं। वैसे शख्स से तो आप काफ़ी संजीदा लगते हैं, लेकिन आपकी बातें सुनकर तो मेरे कानों से धुआं निकलने लग गया है। वो मुस्कुराते हुए बोली। अभी धुआं निकलना बाकी है। जब तुम शादी की पहली रात मेरी बाहों में आओगी ना और टूट के तुम्हें प्यार करूंगा। उसका दिल बड़ी शिद्दत से धड़कने लगा। मारविश इससे बात करने के लिए हाशिम जो इसके कमरे की तरफ आया था। दोनों की ऐसी बेबाकी बातें सुनकर वो खामोश हो गया। मारविश से दस्तबरदार होना उसके बस की बात नहीं थी। अब उसका दिल भी इतनी ही जोर से धड़क रहा था। मारविश से दूर जाने का गम उसके दिल को खाए जा रहा था। मगर वो कमरे से बाहर, घर से बाहर चला गया। वक्त गुजरने लगा। घर में इन दोनों के निकाह की तैयारियां होने लगी। मारविश गहरी नींद सो रही थी जब उसे अपने चेहरे पे किसी के चलते हुए हाथ महसूस हुए। उसने एकदम से आंखें खोलकर देखा तो सामने बैठे हुए हाशिम को देखकर उसका दिल बुरी तरह से धड़का। हाशिम, तुम? वो एकदम से घबराते हुए बोली। इतनी रात को तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? रात के 2 बजे उसे अपने कमरे में देखकर मारविश के सही मानों में होश उड़े। वो मुझे तुमसे बात करनी थी। वो घबरा गया। तुम्हें शर्म नहीं आती? किस नीयत से तुम इतनी रात को मेरे कमरे में आए थे? मैं चाचू जान को या रूहान को बता दूंगी। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोली। नहीं मारविश, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी। बस मैं तुमसे एक बात करने आया था। उसके चेहरे पे पसीना आ गया। वो घबराने लगा था। वो इतनी छोटी बातों पे कभी घबराया नहीं था, लेकिन न जाने क्यों आज इस कदर घबरा रहा था। फिर तुम यहाँ पे क्यों आए थे? क्या लेने आए थे? वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोली। देखो, आहिस्ता बात करो। देखो, रूहान भाई तुमसे इतनी मोहब्बत नहीं करते। उन्होंने महज तुम्हारी मोहब्बत देख के तुम्हारे साथ शादी करने के लिए सोचा, लेकिन मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। बहुत ज़्यादा टूट के चाहूँगा। तुम जो बोलोगी मैं वो करूँगा। जैसा बोलोगी मैं वैसा बन जाऊँगा। उसके हाथ को अपने हाथ की गिरफ्त में लेता हुआ बोला। अपने हाथ को उसके हाथ में देखकर मारविश ने पूरे जोर से तमाचा उसके मुंह पर रसीद किया। शर्म नहीं आती तुम्हें यूं मेरा हाथ पकड़ते हुए? क्या रिश्ता किया है तुम्हारा मेरे साथ? महज मेरे चचा के बेटे हो। इससे ज्यादा तुम्हारा मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है। और खबरदार, जो मुझे यूं दोबारा से छूने की कोशिश की। मैं कोई तवाइफ नहीं हूं जो तुम्हारे आगे पीछे घूमती फिरूं या तुम मुझे छूते फिरो। ये कहते हुए उसे दूर धक्का दिया और पहली दफा हाशिम को एहसास हुआ इस कदर वो तल्ख बातें कर गई है। आजकल वो मोहब्बत के नशे में धुत थी। क्लब में चारों तरफ गानों की आवाज गूंज रही थी और उस वक्त वो नशे की हालत में कुर्सी पे बैठा हुआ था। आंखों के सामने हर चीज घूम रही थी। मारविश, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं बचपन से तुमसे मोहब्बत करता हूँ।
वो लाल हुई आंखों के साथ सामने क्लब में डांस करने वाली लड़कियों की तरफ देख रहा था। उसे किसी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं थी। न वो आज से पहले कभी क्लब में आया था, मगर आज दोस्तों के साथ जबरदस्ती साथ चला आया था। अचानक एक बेबाक से लिबास में लड़की चलती हुई उसके पास आई और उसकी थाई पर बैठकर उसके गले में बाहें डालती हुई कहने लगी, क्या तुम मेरे साथ एक रात गुजारने के लिए तैयार हो? उसका लहजा अंग्रेजों वाला था। वो कोई पाकिस्तानी लड़की नहीं लग रही थी। उसने एक झटके से उसे खुद से दूर किया तो वो नीचे जमीन पर जा गिरी। उसकी चीख सुनकर 2-3 लड़के उसकी तरफ मतवज्जा हुए। उस लड़की को नीचे गिरा हुआ देखकर गुस्से में हाशिम के पास आए। ये क्या बदतमीजी है? लड़की को तुमने धक्का क्यों दिया है? वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोले। हाशिम जो पहले ही गुस्से में बैठा हुआ था, उनकी तरफ देखता वो कहने लगा, बहन है तो घर में संभाल के रखो, ये तवाइफ बनने पे उसे मजबूर क्यों कर रहे हो? वो गुस्से में चिल्लाता हुआ बोला। सामने खड़े हुए लड़के ने गुस्से में हाशिम का गिरेबान पकड़ लिया। तुझे जरा शर्म नहीं आती एक लड़की के साथ बदतमीजी से बात करते हुए? ये लड़की आवारा और बद किरदार है, इसे लड़की कौन कहे? औरत के नाम पे तो ये धब्बा है, वो चिल्लाते हुए बोला। उन दोनों लड़कों को गुस्सा आ चुका था। 2-3 लड़के और भी वहां पे इकट्ठे हो गए। वहां पे अच्छी खासी लड़ाई हुई और वो हाथापाई पे उतर आए। वो खुद को छुड़ाने की मुजाहिमत और कोशिश नहीं कर रहा था। वो मुसलसल उसे मारे पीटे जा रहे थे। अचानक वहां पे पुलिस आ गई। पुलिस के आते ही वो लोग उसे छोड़ चुके थे, मगर उनके साथ साथ हाशिम को भी पुलिस पकड़ के ले गई। वो नशे की हालत में जेल में बैठा हुआ था। उसके चेहरे पे मार पिटाई के निशान बने हुए थे। पुलिस वाले उसके घर वालों को इत्तला दे चुके थे। काफी वक्त बाद रोहान पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ और हैरत से हाशिम की तरफ देखने लगा। वह हाशिम से कभी ऐसी उम्मीद नहीं कर सकता था, क्योंकि हाशिम शराब, नशे का क्लब, ऐसी चीजों से बहुत दूर था। ऐसी चीजों के पास जाना तो बहुत दूर, वो कभी ऐसी चीजों के बारे में सोच भी नहीं सकता था। और आज पहली दफा वो हाशिम को इस हाल में देख रहा था। उसकी बेल करवाने के बाद वो उसे लेकर घर आया। कमरे में लाते ही कमरे का दरवाजा बंद किया। तमाचा हाशिम के मुंह पे रसीद किया। तुम्हें जरा शर्म नहीं आती? क्लब जाते हो, ऊपर से ऐसी बेहुदा किस्म की लड़कियों के साथ ऐसी वाहियात हरकतें करते हो, और उसके बाद तुमने नशा भी किया हुआ है। शर्म से तुम्हें डूब मरना चाहिए। ये तुम्हारी तरबियत की थी मामा बाबा ने? वो गुस्से में चिल्लाता हुआ बोला। वो भाई सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। वो निगाहें झुकाए बोला, क्या मतलब है सॉरी? ऐसा नहीं होगा। आज भी ऐसा क्यों हुआ है? रोहान ने मजीद चिल्लाते हुए कहा, भाई मैंने बोला है ना, दोबारा ऐसा नहीं होगा। वो भी सख्त लहजे में बोला, लेकिन तुमने आज ये क्यों किया है? क्यों तुमने नशा किया? कौन सी तुम्हें ऐसी परेशानी लगी हुई है? ये तुमने ऐसी गिरी हुई हरकत की, वो उठकर खड़ा हुआ। आपको समझ क्यों नहीं आती? मैं परेशान हूँ, तकलीफ में हूँ, बस इसी वजह से ये सब कुछ किया। कौन सी तकलीफ है तुम्हें? रोहान के चिल्लाने पर वो कहने लगा, प्लीज खुदा के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, मैं आप लोगों से कोई बात नहीं करना चाहता। रोहान इसकी बात सुनकर कमरे से बाहर चला गया, मगर वो परेशान हो गया क्योंकि हाशिम कभी ऐसा नहीं था। रोहान छत पे खड़ा हुआ था जब उसे अपने नाम की पुकार सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो सामने मुस्कुराती हुई मारविश खड़ी हुई थी। जल्दी से कूदकर उसकी तरफ आता हुआ उसके गले से लग गया। वो बहुत ज्यादा परेशान लग रहा था। क्या हुआ है रोहान, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? उसे खुद से अलग करते हुए बोली। उसकी पुश्त को सहलाने लगी। क्या हुआ? मुनफी में सर हिलाने लगा। बस कुछ नहीं, वैसे ही थोड़ा परेशान था। क्या हुआ है? क्या परेशानी है? मुझे बताएं। रोहान के चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरती वो अपनाइयत से पूछने लगी, यार तुम और हाशिम काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो ना? काफ़ी टाइम से तुम लोग साथ हो और साथ तुम लोगों ने स्टडी की है, यूनिवर्सिटी साथ जाते थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। तो फिर हाशिम को अब ऐसा क्या हो गया? वो इतना खामोश रहता है, क्यों खुद को कमरे में बंद रखता है? तुम्हें पता है कल रात हाशिम ने क्या किया है? वो ना समझी के आलम में रोहान की तरफ देखने लगी। क्या हुआ है? क्या हाशिम ने कर दिया है?
वो हैरत से रूहान से पूछने लगे, कल तुम्हें पता है वो क्लब में नशे की हालत में कुछ लड़कों के साथ लड़ाई करता रहा है और उसकी हालत आज बहुत बुरी थी। सारा दिन उसे बुखार था। मामा भी उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थी। कल मैं उसे पुलिस स्टेशन से रात को लेके आया था। बस इसी की वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। रूहान की बात सुनकर वो हाशिम के बारे में सोचने लगी। उसे समझ आ चुकी थी और उसे हाशिम पे गुस्सा भी आने लगा। पता नहीं, बस वैसे ही थोड़ी स्टडी की, उसने टेंशन ली होगी। ज़्यादा कोई नहीं है, मैं खुद नोट कर रही थी। काफ़ी दिनों से वो परेशान था। ये कहती हुई मारविश वहाँ से चली गई। मारविश के चेहरे पे अचानक छा जाने वाली उदासी रूहान ने भी नोट किया था। रात का न जाने कौन सा पहर था जब कमरे का दरवाज़ा खुला। वो अभी भी बालकनी में खड़ा सिगरेट पी रहा था। तुम्हें मसला क्या है? ये सब ड्रामा क्यों रचा रहे हो तुम? चाहते क्या हो? ये सब करने से क्या हो जाएगा? मारविश ने गुस्से में चिल्लाते हुए बोला। तुम्हें पता है कल मेरा और रूहान का निकाह है और तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारे भाई को शक पड़ जाएगा कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। मैंने कोई तुम्हारी जिम्मेदारी ली हुई है क्या? तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई है तो मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में कबूल कर लूँ, अपनी मोहब्बत छोड़ के तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल हो जाऊँ? तुम्हें पता है मुझे फ़ौजी बहुत ज़्यादा पसंद है और रूहान से मैं बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। मैं कभी तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल नहीं हो सकती और खुदा के लिए ड्रामे बंद कर दो। उसके सामने हाथ जोड़ती हुई बोली, क्या मतलब है? ये सब कुछ बंद कर दो। मैं तुम्हें नहीं भुला सकता। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। बचपन से मैंने तुमसे मोहब्बत की है। मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ? हाशिम बेबसी के हालत में बोला। नहीं समझा सकते तो मत समझाओ, लेकिन मैं रूहान से मोहब्बत करती हूँ और 2 दिन बाद हमारा निकाह है। ऐसे में तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें पता है निकाह के 1 हफ्ते बाद मेरी रुखसती भी है। ये भी तुम सुन लो। रुखसत होके मैंने इसी घर में आना है और दोबारा मुझे तुम्हारी ये मनहूस शक्ल नज़र ना आए। ये कहती हुई मारविश वहाँ से चली गई। न जाने क्यों वो इतने तल्ख अल्फाज इस्तेमाल कर गई थी, वरना कभी उसने इस लहजे में किसी से बात नहीं की जिस अंदाज में उससे बात करके गई। हाशिम ने गुस्से में पूरे कमरे को तहस नहस कर दिया। क्यों मारविश, मुझ में क्या कमी थी कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया है? मेरी मोहब्बत की कदर क्यों नहीं की? उसकी आंखों में से आंसू बहने लगे। बेड पे औंधा लेटता हुआ वो बहुत शिद्दत से रोने लगा। खूबसूरत से सफ़ेद रंग के जोड़े में वो रूहान के पहलू में बैठी मुस्कुरा रही थी। थोड़ी देर पहले ही उनका निकाह हुआ था और उसे यकीन नहीं आ रहा था रूहान से इतनी मोहब्बत करने के बाद उसने रूहान को हासिल कर लिया था। साथ साथ घर में शादी की तैयारियां भी चल रही थी। रूहान के साथ फ़ोटो शूट करवाने के बाद वो अपने कमरे में चली गई। पीछे उसके कमरे में आ गया। कमरे में दाखिल होते ही एक झटके से उसके बाजू से पकड़कर उसे अपने सीने से लगा लिया और इतनी शिद्दत से उसे अपने सीने से लगाया हुआ था। उसके पाँव के ऊपर अपने पाँव रखती हुई उसके सीने पे सर टिकाए आंखें बंद किए खड़ी हुई थी। आपको पता है मैंने इस लम्हे का कितने शिद्दत से इंतज़ार किया। अब तो सबके सामने मुझे गले भी नहीं लगा सके। आपको पता है मुझे कितना शौक़ था कि आप निकाह के फ़ौरन बाद मुझे अपने सीने से लगाएं, मुझे अपनी अपनाइयत का एहसास दिलाते। गिले शिकवे करते हुए बोली, अभी तो तुम्हें दिला रहा हूँ ना। अपने लब उसकी पेशानी पर रखता हुआ बोला, ये हमारी मोहब्बत की पहली मेहर मैंने सब्त की है तुम्हारी पेशानी पे। अगले ही लम्हे उसकी निगाहें मारविश की सुर्ख होठों पे टिक गई। नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं करना। मारविश उसकी निगाहों को देखते हुए फौरन उसे दूर हुई, मगर वो उसकी कमर पे हाथ रखता हुआ उसके लबों पर झुक चुका था। मारविश को अपना सांस बंद होता हुआ महसूस होने लगा। एक मर्द का लम्स, साथ उसकी मूंछों की चुभान, बंद हुई आंखें उसकी सफ़ेद कमीज को अपने हाथों में दबोचती हुई उसे दूर करने की कोशिश करने लगी। जैसे ही उससे दूर हुआ वो गहरे गहरे सांस लेने लगी। हल्की सी लिपस्टिक फैल चुकी थी, लबों पे मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। आप पागल हो गए हैं क्या? ये क्या कर रहे थे? वो संजीदगी से बोली।
हाँ, पागल ही तो हो गया हूँ। अब इतनी हसीन और खूबसूरत बीवी सामने थी तो पागल कैसे ना होता। तुम्हें पता है अभी जी चाह रहा है अपने तमाम तरह वसूल कर लूं। ये कहता हुआ एक दफा फिर से उसकी गर्दन पे झुक गया, मोहब्बत से अपना लम्स उसकी गर्दन पे छोड़ते हुए उसे निगाहें झुकाने पर मजबूर कर गया। छोड़े ना, रोहान के बालों में हाथ फेरते हुए बोली। रोहान जैसे उससे दूर हुआ वो बिल्कुल लाल सुर्ख हो चुकी थी। उसके लबों पे शर्मीली सी मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। बस एक हफ्ते बाद तुम मेरी बाहों में होगी और अपनी तमाम तर ख्वाहिशात मैं तुम्हारे वजूद से पूरी करूँगा। तुम्हें पता है कितना तड़प रहा हूँ। इस वक्त तुम मेरे जज्बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकती। एक लम्हे के लिए भी तुमसे दूर रहना मेरे लिए कितना मुश्किल है। उसकी कमर पे वो अपनी उंगलियां चला रहा था जो कि मारविश के तन बदन में आग लगा रही थी। मारविश के लबों पे मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। हाशिम ने कमरे का दरवाज़ा खोला। सामने रूबीना बेगम बेड पे बैठी हुई थी। वो चलता हुआ उनके पास आया, उनकी गोद में सर रखते हुए आंखें बंद कर गया। क्या हुआ है हाशिम, तुम ठीक तो हो ना? वो पिछले कुछ दिनों से हाशिम के चेहरे पे छाई हुई उदासी को नोट कर चुकी थी। उसका पूरा वजूद बुखार में तप रहा था। रूबीना बेगम उसकी पेशानी पे हाथ रखती हुई अपने लब उसकी पेशानी पे रख गई। मेरी जान, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, क्या हो गया तुम्हें? उसके हाथों को अपने लबों से लगाती हुई बोली। मम्मा, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। मम्मा, मैं मर रहा हूँ। उसकी आवाज़ कप कपा रही थी। कुछ भी नहीं होता मेरी जान, चलो शाबाश, मुझे बताओ क्या हुआ है, किसने कुछ कहा है? क्या वो दोबारा से नरमी से गोया हुई? वो उनके सीने से सर लगाता हुआ कहने लगा, कुछ नहीं मम्मा, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। ये चाहता हूँ कि मौत की नींद सो जाऊँ। उसकी बात सुनकर रूबीना बेगम को यूं लगा जैसे किसी ने उसके वजूद से जान निकाल ली हो। क्या हो गया है, क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? चलो सीधे होके लेटो, मैं तुम्हारी पेशानी पे ठंडी पट्टियां रखती हूँ। देखो कितना तेज बुखार हो चुका है। उसे बेड पे सीधा लेटाती हुई उसके ऊपर कंबल उड़ा चुकी थी। उसकी पेशानी पे ठंडे पानी से पट्टियां करने लगी। उसके हाथ बिल्कुल आग की मानिंद तप रहे थे। उसके बाबा जान कमरे में दाखिल हुए। आसिफ साहब को देखते ही रूबीना बेगम कहने लगी, देखे किस कदर तेज बुखार पड़ा है मेरे शहजादे को। वो उसकी पेशानी को चूमते हुए बोली। आसिफ साहब भी परेशान हो गए, उसके पास आए, उसकी पेशानी पे हाथ रखा जब बुखार में तप रही थी। मैं रूहान को लेके आता हूँ, उसे हॉस्पिटल ले चलते हैं। बाबा जान, मैंने कहीं भी नहीं जाना, प्लीज़ आप उन्हें मत लेके आए। ये कहता हुआ वो दोबारा से आंखें बंद कर गया। मेरी जान, तुम्हें बहुत तेज बुखार है। कोई बात नहीं बाबा जान, ठीक हो जाएगा। ये कहते हुए वो दोबारा से आंखें मूंद गया। रूबीना बेगम ने परेशान होकर अपने शौहर की तरफ देखा। देखो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्द वो ठीक हो जाएगा, हौसला रखो। ये कहते हुए वो खुद कमरे से बाहर चले गए। रात भर उसे बहुत तेज़ बुखार रहा। सुबह सुबह उसे काफ़ी तेज़ बुखार था। मारविश कमरे में दाखिल हुई तो सामने रूबीना बेगम उसके माथे पे पट्टियां कर रही थी। अच्छा हुआ मारविश, आज तुम आ गई। मैं इसके लिए सूप बनाकर लाती हूँ, तुमने इसे पट्टियां करनी। बेहोशी की हालत में है। क्या हुआ है चची जान? उसे वो परेशान होकर पूछने लगी। बेटा, कल रात से बहुत तेज़ बुखार है, पता नहीं क्या हो गया है। अच्छा, मैं करती हूँ पट्टियां, आप जाएं। ये कहते हुए वो चलती हुई उसके पास आकर बैठ गई थी। धीरे धीरे उसकी पेशानी पे पट्टियां करने लगी। उसका लम्स महसूस करके हाशिम का दिल बड़ी शिद्दत से धड़का। एक झटके से आंखें खोली। पास बैठी हुई मारविश को देख के उसे अजीब सा महसूस होने लगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो संजीदगी से बोला। वो चची जान ने बोला था कि आपको पट्टियां कर दूं। आज पहली दफा उसे हाशिम की आंखों से खौफ महसूस हुआ था। अपने लिए उसकी आंखों में जुनून और मोहब्बत देखकर वो परेशान हो गई। फौरन उससे उठकर जाने लगी। हाशिम ने उसकी कलाई को दबोच लिया। किधर जा रही हो? जब मम्मा तुम्हें कोई जिम्मेदारी सौंप के गई है, पूरी तो करो, उनकी अच्छी बहू तो बनो। ये कहते हुए वो दोबारा से आंखें बंद कर गया, जैसे उसे ये एहसास करवाना चाहता हो कि वो सो रहा है। वो उसकी पेशानी पे काफ़ी देर तक पट्टियां करती रही। रूहान कमरे में दाखिल हुआ। क्या हो रहा है मेरे शहजादे को? ठीक हो तुम रूहान? आकर दूसरी तरफ से उसके पास बैठ के उसके हाथ को चूमने लगा।
वो रूहान को देख रही थी जो अपने भाई के लिए बहुत परेशान था और रूहान की आंखों में अपने भाई के लिए मोहब्बत थी। आज उससे पहली दफ़ा अंदाज़ा हुआ था हाशिम अपनी फैमिली वालों के लिए कितना कीमती था, कितना उनके लिए ज़रूरी था, कितना उनका लाडला था। मैं जाती हूँ रूहान, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, ये कहते हुए वो उठकर जाने लगी। बैठ जाओ यार। रूहान ने उसे बैठने का इशारा किया। नहीं, बस शॉपिंग करने जाना है। तो आपने बोला था ना आप मेरे साथ आएंगे। आप हाशिम के पास रहें, मैं मम्मा के साथ चली जाती हूँ। नहीं, लहंगा मेरी पसंद का ही सिलेक्ट करना है, 2 दिन ही तो हमारी शादी में रहते हैं, वो नरमी से बोला। वो अस्वात में सर हिलाती हुई कमरे से बाहर चली गई और एक दफ़ा फिर से शादी का जिक्र सुनकर हाशिम ने ज़ब्त से अपनी आंखें बंद कर ली। उसके दिल में दर्द और तकलीफ की टीसें उठने लगी। जिस लड़की से इतनी मोहब्बत की वो और किसी की होने जा रही थी। वक्त गुजरने लगा। इतने दिनों में हाशिम की तबीयत कुछ संभल चुकी थी। वो शादी के हर फंक्शन में भरपूर तरीके से शिरकत कर रहा था। ऐसा महसूस करवाने की कोशिश कर रहा था जैसे वो बहुत खुश है। उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। रुखसती के वक्त हाल में से जब वो रुखसत हो रही थी, पीछे कुर्सी पे बैठा हुआ हाशिम उसे जाता हुआ देख रहा था। उसके हाथ को रूहान के हाथ की गिरफ्त में देख चुका था। लाल रंग के जोड़े में वो बहुत खूबसूरत और हसीन लग रही थी। वो बहुत दिलकश लग रही थी और उस पे जिस कदर रूप आया था, ये सब कुछ रूहान की मोहब्बत का कमाल था। वो अपने सर को सोफे की पुश्त से टिकाता अपने दिल वाली जगह को मसलने लगा। बहुत शिद्दत से नीचे बैठता चला गया। न जाने मुझे क्या हो रहा है, वो खुद से बड़बड़ाया। जब उसका दोस्त वहाँ पे आ गया, क्या हुआ है हाशिम, तुम ठीक तो हो ना? अली ने परेशान होकर पूछा। हाशिम फौरन ही उसके गले से लग गया। पता नहीं अली, मुझे क्या हो रहा है। वो बच्चों की तरह फूट फूट के रोने लगा। हाशिम तुम ठीक हो? सब कुछ ठीक तो है ना? हाशिम तुम्हें क्या हो गया है? हाशिम उसके हिसार में ही बेहोश हो गया। पूरा कमरा गुलाब के फूलों की खुशबू से महक रहा था। सामने फ्रेम में लगी हुई बड़ी सी रूहान की तस्वीर को देखकर वो मुस्कुराने लगी। जब कमरे का दरवाज़ा खुला और रिवायती दुल्हनों की तरह घूंघट ओढ़े नहीं बैठी हुई थी, बल्कि खूबसूरत सी दुल्हन बनी अपने दुपट्टे को खूबसूरती से सर पे टिकाए हुए वो सामने उसे ही देख रही थी। कमरे को लॉक लगाता हुआ उसके पास आया, उसके बिल्कुल सामने आकर बैठ गया। उसके हाथ को पकड़कर अपने लबों से लगाया। उस दिन तुम्हें ट्रेलर दिखाया था ना, आज रात तो फिल्म चलेगी। वो जिस अंदाज में बोला वो फौरन से शर्माते हुए निगाहें झुका गई। किस कदर आप ट्रक झाड़ते हैं, मुस्कुराते हुए बोले। अभी ट्रक झाड़ना तो बाकी है, अभी ट्रक झाड़ते तुमने देखा कहाँ है मेरी जान। ये कहते हुए उसके हाथ को अपने हाथ की गिरफ्त में लेता हुआ लबों से लगा गया। आपको पता है मुझे फौजी किस कदर पसंद थे, और जब मैंने आपको देखा आप इतने हैंडसम और खूबसूरत थे। आपको देखते ही मेरा तो जी चाहा कि काश कि मैं आपकी बीवी होती। मुंह दिखाई का तोहफा देने के बाद वो इसकी ज्वेलरी को उतारते हुए लब उसके कान की लो पर रख गया और वो तड़प उठी। आपको पता है आज रात मैं बहुत बातें करना चाहती हूँ, वो रूहान को पकड़ते हुए बोली। पर आज की रात में बातें नहीं करना चाहता, मैं तो ज़िंदगी एंजॉय करना चाहता हूँ। एक यही तो रात होती है जिसमें खुल के अपनी ज़िंदगी को एंजॉय किया जाता है। अपने तमाम तर जज्बात, अपनी तमाम तर मोहब्बत अपनी बीवी पे लुटाई जाती है। और आज की रात मेरा इम्तिहान मत लेना, ये कहते हुए उसे अपने करीब कर गया। क्या पता कल को ज़िंदगी रहे न रहे। जाहिर है तुमने एक फौजी का इंतखाब किया है तो बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये कहते हुए वो उसके ऊपर झुका, अपनी तिश्नगी मिटाने लगा। साथ साथ रोमानवी बातें किए जा रहा था जो उसके जज्बात को मज़ीद हवा दे रही थी। रूहान प्लीज़, क्या थोड़ा सा वक्त नहीं मिल सकता? मैं कुछ अच्छा नहीं फील कर रही। वो परेशान हुई। अभी तुम्हें अच्छा फील होने लग जाएगा, बहुत अच्छा फील होने लग जाएगा। बस एक दफ़ा मुझे जुनूनी कैफियत में आने दो। ये कहते हुए वो बिल्कुल उसे अपने साथ लगा के जा बजा उसके वजूद पे अपना लम्स छोड़े जा रहा था। जैसे जैसे रात कतरा कतरा भीग रही थी, उसकी मोहब्बतों और शिद्दतों में इजाफा होता जा रहा था।
वो कभी रोने लगती तो कभी उससे दूर जाने की कोशिश करने लगती, मगर रूहान का कुछ तरीका ही अलग था। वो एक फौजी नौजवान था जिसके अंदर जज्बात ठाटे मार रहे थे और अपने तमाम तर जज्बात लुटाता हुआ उसकी आंखों में से बहने वाले आंसुओं को चूम रहा था। उसके हाथ को कभी अपने लबों से लगाता, जब वो ज्यादा उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती तो वो उसकी पेशानी को चूमता, उसे अपनाइयत का एहसास दिलाता, उसे मोहब्बत का एहसास दिलाता, जैसे वो हमेशा उसके साथ रहेगा। वो मुकम्मल तौर पर उसके हिसार में थी, उस शख्स के रहमो करम पर थी और वो अपनी मोहब्बत की बारिश में उसे भिगोए जा रहा था। डॉक्टर, क्या हुआ है? मेरे दोस्त ठीक तो है ना? वो परेशान होकर डॉक्टर से पूछने लगा। जी टेंशन की कोई बात नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी सी पैनिक हो गए थे जिसकी वजह से बेहोश हो गए हैं, मगर अब वो बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर की बात सुनकर अली ने सुख का सांस लिया। रूम में दाखिल हुआ तो स्ट्रेचर पर आंखें बंद किए वो किसी गहरी सोच में गुम था। क्या हुआ है हाशिम, तुम्हें क्या हो गया है? वो परेशान होकर बोला। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, बस वैसे ही अजीब सा फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा सब कुछ खत्म हो गया है। मैंने जिस चीज को हासिल करने की बहुत ज्यादा कोशिश की, आज वो मुझसे छिन गई है। हाशिम की बात सुनकर अली की पेशानी पर बल नमूदार हुए। कौन सी चीज, किस चीज की बात कर रहे हो? उसने जबरदस्ती अपने चेहरे पे मुस्कुराहट सजाते हुए कहा। मैं किसी चीज की भी बात नहीं कर रहा। अली कहने लगा, देखो, जो चीज नसीबों में होती है, चाहे हम उसकी तमन्ना ना भी करें, वो हमें मिलती है, और जो नसीबों में नहीं होती, वो कितनी कोशिश के बावजूद भी हमें नहीं मिलती। उठ जाए ना, कब से मैं आपको उठाने की कोशिश कर रही हूँ। उसकी थोड़ी को चूमते हुए वो रूहान के बालों में हाथ फेरने लगी। रूहान ने बामुश्किल अपनी आंखें खोलकर अपनी उस खूबसूरत बीवी को देखा। रात भर भी तुम्हें जगाए रखा है बेगम, उसके बावजूद इतनी सुबह सुबह उठ के मासूम से शोहर की नींद खराब कर रही हो। तुम्हें पता है फौजी भी हमें नहीं सोने देते। अब तुम तो ऐसा मत करो, क्यों जुल्म कर रही हो बच्चे पे? वो आंखें बंद करता हुआ बोला। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, किस कदर झूठे हैं। एक तो अपने आप को मासूम और शरीफ कह रहे हैं, वो तो मुझे रात को अंदाज़ा हो चुका है आप कितने मासूम और शरीफ हैं, ऊपर से खुद को बच्चा जाहिर कर रहे हैं। तौबा तौबा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस फजूल में आप बोलें, कोई आप बच्चे नहीं हैं, प्लीज़ उठ जाएं। अब की बार वो उसके होठों को सहलाते हुए बोली। बेगम, क्यों सुबह सुबह अपने शौहर के जज्बात को इस कदर भड़काने की कोशिश करके इतनी सुबह मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। इस कदर जुनूनी कैफियत में तुम्हारे करीब आऊँगा। वो हंसते हुए बोला। क्या आप भी फजूल बातें करते रहते हैं? प्लीज़ अब ये फजूल बातें छोड़ दें और जल्दी से उठ जाएं। आपको पता है कितनी दफ़ा मुलाजिमा दरवाजे पे दस्तक दे चुकी है। बाहर सब हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। सब लोग क्या सोच रहे होंगे कि अभी तक हम लोग सो रहे हैं। उसकी बात सुनकर वो हंसता हुआ कहने लगा। सब लोग इतने बच्चे नहीं हैं, सबको पता है, जाहिर है रात को हम जागते रहे हैं तो अब सो ही रहे होंगे। वो शरारती अंदाज में बोला। आप किस कदर बेशर्म हैं, आपको तो ज़रा शर्म नहीं आती। वो उसे दूर होता हुआ कहने लगा। अच्छा ठीक है बेगम, तुम्हारी बात मान के उठ जाता हूँ। ये कहता हुआ एक दफ़ा फिर से उसके लबों पे गुस्ताखी करना नहीं भूला। वो उठ के फ्रेश होने के बाद जब बाहर आया उसकी तरफ देखने लगा। वो जो पहले ही फ्रेश हो चुकी थी, मुस्कुराते हुए उसको देखा। सादा से शलवार कमीज में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। खुले हुए बाल जिनको हल्के से उसने केचर में जकड़ा हुआ था। चलता हुआ उसके पास आया। रूहान ने उसके बालों को केचर से आज़ाद किया और कहने लगा, ये खुले हुए ज़्यादा हसीन लगते हैं, चलो नीचे। उसका हाथ पकड़े हुए वो लोग नीचे आए। मारविश की निगाहें सबसे पहले हाशिम की तरफ गई, जो परेशान सा बैठा हुआ था। उसकी हालत बहुत अजीब सी थी। आंखों के गिर्द सियाह हल्के बने हुए थे और रंगत बिल्कुल उड़ी हुई थी। वो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखती हुई जाकर रूहान के साथ बैठ गई। हाशिम दोबारा से नाश्ता करने लगा। 2-3 निवाले लेने के बाद वो उठकर वहां से चला गया। मम्मा, हाशिम को क्या हो गया है? जब से मैं आया हूँ बहुत ज़्यादा चुप सा फील हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उसके साथ चल रही हो। रूबीना बेगम कहने लगी। देखो बेटा, मैं तो खुद इस बारे में नहीं जानती कि अचानक से इस लड़के को हो क्या गया है।
میں خود اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوں۔ اچھا ماما، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود اسے سمجھا لوں گا۔ وہ ابھی باتیں کر رہے تھے جب اس کے موبائل پہ کال آنے لگی۔ نمبر دیکھتے ہی وہ فوراً وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ کال پک کرتے ہی دوسری طرف سے آنے والی آواز اور بات سن کر اس کے چہرے کی رنگت اڑ گئی۔ اوکے سر، یہ کہتا ہوا وہ واپس آیا۔ مما، مجھے ابھی نکلنا ہوگا، مجھے پیچھے سے کال آ گئی ہے، ہیڈ آفس سے مجھے واپس جانا ہوگا۔ ملک کے حالات آپ کو پتہ ہے، پہلے یہ حالات بہت خراب ہے، دشمنوں کی طرف سے بہت زیادہ وارننگ مل چکی ہے، مجھے واپس جانا ہوگا۔ مما یہ کہتے ہوئے وہ کمرے کی طرف چلا گیا۔ اس نے مزید کوئی بات نہیں سنی۔ یہ سن کر وہ پریشان ہوتی اس کے پیچھے پیچھے چلی گئی۔ ماروش نے اس کے بازو سے پکڑ لیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ میں آپ کو نہیں جانے دوں گی۔ ماروش کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ دیکھو ماروش، مجھے پیچھے سے کال آئی ہے، مجھے چلنا ہوگا، پلیز پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں بہت جلد واپس آ جاؤں گا۔ اس نے ماروش کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ نہیں، میں آپ کو نہیں جانے دوں گی۔ وہ رونے لگی۔ ماروش، بہت جلدی ہے، میں آپ کی بیوی ہوں، ابھی کل ہی تو ہماری شادی ہوئی ہے، دیکھو ہمارے لیے ہمارا ملک زیادہ ضروری ہوتا ہے، تم نے ایک وردی والے کا انتخاب کیا ہے، اتنا تو تم میں حوصلہ ہونا چاہیے کہ مجھے کبھی بھی کہیں بھی جانا پڑ سکتا ہے۔ یہ کہتا ہوا اس سے اپنا بازو چھڑاتا ہوا اپنا بیگ اٹھایا اور چلا گیا۔ مزید اس نے کسی کی کوئی بات نہیں سنی۔ وہ نہ جانے کتنی دیر تک اس کے سینے سے لگی روتی رہی اور اسے کیوں روتا سسکتا ہوا وہ چھوڑ کر چلا گیا۔ ایک دفعہ اس نے موڑ کے دیکھا بھی نہیں۔ وہ جانتا تھا کہ اگر ایک دفعہ بھی اس نے مڑ کر ماروش کی طرف دیکھ لیا تو وہ کبھی برداشت نہیں کر پائے گا، کبھی یہاں سے نہیں جا پائے گا۔ اس وجہ سے وہ مڑ کر اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ ماروش اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے بہت بری طرح سے رونے لگی۔ رو رو کر اس کی کنڈیشن بہت بری ہو گئی۔ روبینہ بیگم اسے سمجھانے کی کوشش کرتی رہی۔ اس کی مما بھی آ چکی تھی، اس کے بابا نے بھی اسے بہت سمجھایا، مگر وہ ایک ہی بات بول رہی تھی کہ وہ مجھے چھوڑ کے چلے گئے ہیں، وہ مجھ سے محبت ہی نہیں کرتے۔ دن گزرنے لگے، ملک کے حالات بہت خراب ہوتے جا رہے تھے۔ روزانہ ہونے والے بم دھماکوں کی خبریں سن سن کر ان کا تو دماغ گھومنے لگا تھا اور وہ رو رو کر دعائیں مانگتی تھی۔ کافی دن گزر چکے تھے، 1 مہینہ ہو گیا تھا اسے گئے ہوئے۔ صبح ہی صبح گھر میں عجیب شور شرابے کی آواز سن کر وہ جلدی سے کمرے سے باہر آئی۔ جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوئی، سامنے کچھ فوجی دیکھ کر اور ان کے ہاتھ میں روحان کا یونیفارم اور جھنڈا دیکھ کر اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے، کیونکہ وہ جانتی تھی اور فوجیوں کی بات سن کر اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ روحان شہید ہو چکا ہے۔ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے وہ بچوں کی طرح بہت شدت سے رونے لگی۔ روبینہ بیگم نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور رو رو کر اس نے اپنی بہت بری حالت کر لی تھی۔ وہ تو کبھی روحان کو نہیں کھونا چاہتی تھی، اس نے تو روحان کے ساتھ ایک لمبی زندگی گزارنی تھی، خوبصورت زندگی گزارنی تھی، مگر آج وہ اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے چلا گیا۔ یہ اذیت اور تکلیف وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی، وہ پاگل ہونے لگی تھی۔ اس کی چیخوں سے پوری حویلی لرز اٹھی تھی۔ حویلی پر تو قیامت برپا ہو چکی تھی۔ سبھی گھر والوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، یہ ان کے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ ہاشم کی تو حالت بہت بری ہو چکی تھی۔ اپنے ماں باپ کو سنبھال سنبھال کر کبھی انہیں سنبھالتا، کبھی ماروش کو سنبھالتا۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ چکے تھے۔ کچھ ہی دنوں میں وہ ایسی ہو گئی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہ ہو۔ روبینہ بیگم کہنے لگے، ماروش بیٹا، تم اپنے ماں بابا کے گھر چلی جاؤ، تم وہاں جا کے ہی عدت پوری کرو۔ وہ روتی ہوئی کہنے لگی، نہیں، میں واپس نہیں جاؤں گی۔ آپ کو پتا ہے میں روحان سے بہت محبت کرتی تھی، میں ہمیشہ یہاں پہ روحان کا انتظار کروں گی، وہ آئیں گے۔ اس کی بات سن کر روبینہ بیگم کہنے لگی، دیکھو شہید ہوئے لوگ کبھی واپس نہیں آتے، اب تم دونوں دوبارہ کبھی اس دنیا میں نہیں مل سکتے۔ وہ چلانے لگی، نہیں، مجھے یہاں سے جانا کہیں بھی نہیں جانا، مجھے ہمیشہ اس گھر میں رہنا ہے، میں کبھی بھی یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ دن گزرتے جا رہے تھے، اب گھر میں بالکل خاموشی کا راز ہوتا تھا، نہ کسی کے ہنسنے کی آواز آتی تھی، نہ کوئی کسی سے بات کرتا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس گھر میں گھر کے مکین نہیں بلکہ روبوٹ رہتے ہوں، جیسے ان کا کسی سے کوئی لینا دینا ہی نہ ہو۔ دونوں فیملیز کے مطابق دوبارہ سے یہ فیصلہ کیا گیا ہاشم اور ماروش کی شادی کر دی جائے۔
मारविश इस बात के लिए किसी तौर पर भी तैयार नहीं थी। उसने रो रो कर पहले ही अपनी बहुत बुरी हालत बनाई हुई थी। सब लोग बार बार उसे फोर्स कर रहे थे कि तुम हाशिम के साथ शादी कर लो, और हाशिम खामोश था। वो कोई जवाब नहीं दे रहा था, बस इतना कह रहा था कि मारविश जैसा चाहती है वैसा होगा। न जाने कितना वक्त उसे फोर्स करने के बाद वो शादी के लिए मान गई, क्योंकि वो ना तो किसी से बहस करना चाहती थी, ना ही झगड़ा करना चाहती थी। एक सादा सी दुल्हन बनी वो कमरे में बैठी हुई थी, लेकिन हाशिम कमरे में नहीं जाना चाहता था। जिस लड़की को इतना दुआओं में मांगा, जिसे उसने चाहा था कि वो किसी मौजज़े से मिल जाए, उसने कभी ये नहीं चाहा था कि उसके भाई की मौत हो जाए और वो यूं उसके आंगन में आ जाए। अपनी आंखों के आंसू साफ करता हुआ वो कमरे में दाखिल हुआ। सामने ही वो बेड पे बैठी हुई थी। गुस्से में उसके पास गई, उसकी गिरेबान से पकड़कर उसे झिंझोड़ने लगी। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम यही चाहते थे ना कि तुम मेरे साथ शादी करो, तुम मेरी जिंदगी में शामिल हो जाओ। अब खुश हो जाओ, हो चुकी हूँ तुम्हारी जिंदगी में शामिल। क्या चाहते हो? मेरे वजूद को हासिल करना चाहते हो? ये लो, जो करना है करो। ये कहते हुए उसने अपना दुपट्टा उतारकर उसके कदमों में फेंका। लो, कर लो अपनी ख्वाहिशात पूरी, वो चिल्लाते हुए बोली। उसकी आंखों में से मोटे मोटे आंसू उसके गालों पर बहने लगे। उसके कदमों में पड़ा हुआ दुपट्टा उठाकर उसके कंधों पे डाला। जब तक तुम नहीं चाहोगी मैं कभी इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, ना ही मैं कोई जबरदस्ती का रिश्ता चाहता हूँ। पहले तो जबरदस्ती का रिश्ता बन चुका है ना। अपने माँ बाप को तुम रोजाना मेरे घर भेजते थे न, तभी तो वो जबरदस्ती से रिश्ता बना है। वो चिल्लाते हुए बोली, देखो ज्यादा गलत फहमी मत पालो, मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ और मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता। वो उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरता हुआ बोला, मगर न जाने क्यों उस लड़की से अपने तमाम तर हक वसूल करने का जी चाह रहा था। उस लड़की की कुर्बत के लिए कितने साल उसने इंतजार किया। आज वो महरम की सूरत में उसके पास मौजूद थी, मगर वो इसकी मर्जी के बगैर उसे छूना नहीं चाहता था, उसके पास नहीं जाना चाहता था। उसके कपकपाते हुए होंठ, आंखों में से बहते हुए आंसू, हर चीज उसकी हालत को बयान कर रहे थे। नहीं, अब आओ ना, अपने जज्बात पूरे करो। वो जबरदस्ती उसकी शर्ट के बटन खोलने लगी, उसकी कमीज के सारे बटन खोलने के बाद उतारने लगी। ये आप क्या कर रही हैं? वो परेशान हो गया। ये लो, कर लो अपनी ख्वाहिशात पूरी, तुम यही चाहते थे ना। वो दोबारा से चिल्लाते हुए बोली तो उसने नफी में सर हिला दिया। क्यों गलत फहमी में मुब्तला हो चुकी हैं आप? ऐसा कुछ भी नहीं चाहता मैं। वो उसकी पेशानी पे बोसा दे गया। हाँ, मैं ये चाहता था, मैं चाहता था कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करूं, बहुत टूट के चाहूँ, आपकी तमाम ख्वाहिशात पूरी करूं, आपकी ज़िंदगी को मुकम्मल करूं। लेकिन मैंने कभी ये नहीं चाहा था कि मेरा भाई मर जाए। उसके आंसू साफ करते हुए बोला। काफी देर उसके साथ झगड़ने के बाद वो जाकर बेड पर सोने के लिए लेट गई, तो दूसरी तरफ से बेदिली से आकर हाशिम भी सोने के लिए लेट गया। वो आंखें बंद करती तो रोहान का चेहरा उसकी आंखों के सामने आने लग जाता। रात का न जाने कौन सा पहर था। अपने सीने पे कुछ भारी सा महसूस करके हाशिम की आंख खुल गई। वो बिल्कुल उसके करीब सो रही थी, उसके सीने से लगी हुई सोई पड़ी थी और उस वक्त हाशिम के जज्बात को मुकम्मल तौर पर भड़का रही थी। उसके लम्स को अपने वजूद पे महसूस कर रहा था। वो बगैर शर्ट के सो रहा था और उसके गालों का लम्स सीने पे महसूस करते हुए अपने जज्बात पे काबू पाना मुश्किल लग रहा था। वो एक झटके से उसकी तरफ लबों पे झुक गया। वो अचानक की इस वारदात के लिए तैयार नहीं थी। अपना सांस बंद होता हुआ महसूस करती मुज़ाहिमत करने लगी, मगर वो अपना हक लेने पर तुला हुआ था। उसकी लाख मुज़ाहिमत के बावजूद वो अपना आप उसके हवाले कर गई। वो जानती थी कि वो जुनूनी है, उससे बहुत मोहब्बत करता है। न जाने पहले इसने कैसे छोड़ दिया था, मगर अब नहीं छोड़ेगा। वो रूहान को नहीं भूल पा रही थी और हाशिम की दिन ब दिन बढ़ती हुई मोहब्बत और जुनून उसे अजीब सी कश्मकश में मुब्तला कर रहा था। वो दबाव में जा रही थी, कभी हाशिम तो कभी रोहान। दोनों ने उसे पागल किया हुआ था। पिछले कुछ दिनों से अपनी तबीयत उसे बहुत ज़्यादा ख़राब महसूस हो रही थी।
इद्दत खत्म होने के बाद फौरन उसकी हाशिम के साथ शादी करवा दी गई थी, जबकि न जाने क्यों वो शादी से खुश नहीं थी और अपनी तबीयत खराबी की वजह भी वो जान चुकी थी। उसके साथ शादी करने के 2 महीने बाद ही उसे ये मालूम हुआ कि वो माँ बनने वाली है। ये बात उसके सर पर किसी क़यामत की तरह टूट पड़ी थी। न जाने क्यों दिल अभी भी बहुत बेचैन और बेताब था। वो परेशान परेशान सी घूम रही थी। रात का न जाने कौन सा पहर था। वो सोफे पर आकर बैठ गई। बमुश्किल बैठी थी। उसका 7वां महीना शुरू हो चुका था। उसका बढ़ा हुआ पेट, जिसे उसने एक बड़ी सी स्याह चादर में छिपाया हुआ था, आकर सोफे पर बैठी, जहाँ पे पहले ही हाशिम बैठा हुआ टीवी देख रहा था। क्या हुआ है, तुम ठीक हो? हाशिम ने नरमी से पूछा और उसके सर को अपने कंधे से लगा लिया। नहीं, बहुत शदीद नींद आई हुई है। आपने आने में इतनी लेट कर दी, आपको देखने के लिए नीचे आ गई थी। वो गहरे सांस लेते हुए बोली। नीचे आने की क्या जरूरत थी, बस मैं थका हुआ था तो यहाँ पे न्यूज़ देखने लग गया। अभी भी मुल्क के हालात बिल्कुल ठीक नहीं हो रहे। वो दोनों गुफ्तगू कर रहे थे जब भारी बूटों की आवाज से दोनों एक लम्हे के लिए खामोश हो गए। कोई शख्स चलता हुआ उनकी तरफ आ रहा था और वो उसके कंधे से सर उठाती हुई मुड़ के देखना चाहती थी कि इतनी रात को घर में कौन दाखिल हुआ। रात के तकरीबन 2 बजे थे और ये भारी बूटों की आवाज उन दोनों के सामने आके खड़ा हो चुका था और दोनों आंखें फाड़े सामने खड़े हुए शख्स की तरफ देखने लगे। महारविश एकदम से उठकर खड़ी हुई और सामने खड़े हुए शख्स, जिसके हाथ में बैग था, फौजियों वाला यूनिफॉर्म, पेशानी पे बिखरे हुए बाल, बढ़ी हुई मूछें, दाढ़ी, पेशानी पे जख्मों के निशान। इस शख्स की निगाहें सीधा मारविश के बढ़े हुए पेट की तरफ गई। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।